चलिए आगे देखते हैं, बैठो। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कदम्बनी गांगुली। कदम्बनी गांगुली। एक प्रश्न इस तरह पूछ सकते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो आपको एनी बेसेंट लगाना है। क्या लगाना है? एनी बेसेंट। लेकिन अगर इस तरह से पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से प्रश्न और बनता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। बक्सर का युद्ध, मैंने बताया बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, ठीक, जिसमें 3 सेनाएं थी एक साथ और सामने अंग्रेज थे। और वो सेनाएं कौन थी? तो एक तो मीर कासिम बंगाल के नवाब की सेना, ठीक, सुजाउद्दौला अवध के नवाब की सेना, और शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य जो उस समय सम्राट था, शाह आलम द्वितीय, उसकी सेना। तीनों की एक साथ सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई ली थी बक्सर में, और उसमें ये हार गए। ठीक, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगौली की संधि किसके बीच में हुई? तो याद रखना, सुगौली की संधि भारत आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में हुई थी। कब? आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में हुई थी। आज भी सुगौली की संधि को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद है। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे नैनीताल वगैरह अंग्रेजों ने नेपाल से जीतकर भारत में मिलाया है, और एक समय ऐसा था तब नेपालियों ने गोरखपुर जीत लिया था, गोरखपुर आपका। ठीक, तो सुगौली की संधि किससे इसके बीच में है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। हाँ, सुगौली की संधि, सुगौली एक स्थान का नाम है। ठीक, अक्सर जो संधियां होती थी वो जिस स्थान पर की जाती थी उसके नाम पर ही उसका नाम रखा जाता था। जैसे इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सुगौली की संधि, है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोनों जोड़िएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक में सती प्रथा और ठगी प्रथा, सती प्रथा और ठगी प्रथा, ये दोनों ही प्रथाएं किसने बंद की? लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, वोडेयार किसके शासक थे? देखिए, वोडेयार एक वंश का नाम है, वोडेयार एक वंश का नाम है। तो वोडेयार के शासक, वो ये मैसूर के शासक थे। मैसूर वही कर्नाटक, आज का कर्नाटक जो है, ठीक, वहां के शासक थे वोडेयार वंश। जब टीपू सुल्तान को हराया गया था तो वोडेयार वंश की स्थापना वहां पर अंग्रेजों ने दोबारा से की थी। ठीक, चलिए, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। कहां है? श्रीरंगपट्टनम। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध को एक बार जाकर घर पे रिवाइज जरूर करना। आंग्ल मैसूर युद्ध कई बार पूछे गए हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो देखिए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 में बनाया गया था, जब सिराजुद्दौला हारा था। जब सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। 1757 कौन सा ईयर है? जब प्लासी का युद्ध हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। याद रखना, भारत में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। चलिए, द्वैध शासन का अंत किसने किया? देखिए, अब जनक मैंने बता दिया, अंत किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और उसके बाद में भारत में द्वैध शासन फिर लगाया गया आगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? कौन से वंश ने? मराठों ने। ठीक, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने किया। हालांकि पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों का बहुत ज्यादा पतन हो गया था। ठीक, फिर भी 1857 की क्रांति में नाना साहब पेशवा मराठा छत्रपति शिवाजी के टाइम में जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो होता था पेशवा। ठीक, और बाद में शिवाजी के बाद साहू जी और शंभू जी के बाद ये पेशवा ही पद प्रमुख हो गया था पूरे मराठों में, है ना। तो मराठों ने अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला जो पुर्तगाली था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद करना,
अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। हालांकि यहाँ भारत में लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले भारत में आए वास्को डी गामा। कौन आए? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक स्थान पर जमोरिन के शासनकाल में वास्को डी गामा पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आए थे, और इसलिए वास्को डी गामा के आने के बाद पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापार करना शुरू किया था। तो इसीलिए भारत में व्यापार करने का पहला श्रेय किसको जाएगा? पुर्तगाल को जाएगा। तंबाकू की खेती भारत में किसने प्रचलित की? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के आने से पहले भारत में तंबाकू की खेती नहीं होती थी। ठीक। चलिए, भारत को बिगाड़ने के पीछे इन्हीं का लोगों का हाथ है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी। याद रखना, वास्को डी गामा तो बिल्कुल याद कर लो। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा की कब्र कहाँ है? कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर आया? कालीकट पर आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है, सबसे पश्चिमी देश है, याद रखना। ठीक। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। ठीक। ये लोग आते थे, विभिन्न तरह के बहुमूल्य भेंट वगैरह लेकर देते थे। उनको ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में लाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा विशेषाधिकार लेने के लिए, व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए। ठीक। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? देखो, उपनिवेशीकरण का मतलब क्या है कि गोवा और दमन दीव को कॉलोनी किसने बनाया था? अपना उपनिवेश किसने बनाया? तो दमन और दीव और गोवा ये दोनों ही पुर्तगालियों के अधीन रहे हैं काफी समय तक। भारत के आजाद होने के बाद भी काफी समय तक गोवा और दमन दीव पुर्तगालियों के ही अधीन रहे। फिर बाद में इनको पुर्तगालियों ने आजाद किया। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? देखिए, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां लगी थी? सूरत में। कहां लगी थी? सूरत में। याद रखना, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में लगी थी, और अनुमति दी थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। ठीक। चलिए, इसके पीछे की कहानी दूसरी है। केप ऑफ गुड होप जहां से होकर गए थे, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो एक इससे पहले, वास्को डी गामा के पहले एक दूसरे पुर्तगाली नाविक थे। ठीक। वो केप ऑफ गुड होप तक आए थे, फिर वहां से वापस लौट गए थे, लेकिन उसी मानचित्र को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा फिर भारत पहुंचे। ठीक। 1498 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है? तो पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि क्या है? पेरिस की संधि। ठीक। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने का पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा जमोरिन। मैंने अभी बताया कि उस समय कालीकट के राजा कौन थे? जमोरिन थे। ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि किस पेशवा ने की थी? देखिए, बेसीन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। चलिए, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। चलिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मैंने बताया पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना गया है। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डलहस्तमान। कार्नेलिस डलहस्तमान। देखिए, डच कौन सी कंट्री के लोगों को कहते हैं? तो याद रखिएगा, नीदरलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? डच। ठीक। डचों ने गोवा पर आक्रमण किया
1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी गवर्नर। कौन सा? फ्रांसीसी गवर्नर 1742 में। ठीक, 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। चलिए, क्या हो गया? हम्म वास्को डिगामा ने राज नहीं किया है। वास्को डिगामा को वहां पर फेमस पर्सनालिटी के रूप में माना जाता है। ठीक, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच आगरा और सीकरी, सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी। कौन सा? फतेहपुर सीकरी। ठीक, फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक ठीक, फतेहपुर सीकरी कौन से प्रसिद्ध सूफी संत के लिए फेमस है? फेमस है तो फतेहपुर सीकरी आपका शेख सलीम चिश्ती। किसके नाम पर? शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? सलीम रखा गया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम। देखिए, मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम भी कभी कभी कहते हैं। तो मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों विकल्प अगर दिखाई देते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा। दोनों विकल्प एक साथ नहीं आ सकते, है ना? दोनों में से कोई एक ही आएगा। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? तो याद रखो, मुंबई जो है एक द्वीपीय नगर है। एक द्वीपीय नगर है। चलिए, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। कहाँ लगाई? सूरत में। अंग्रेजों ने कहाँ लगाई? सूरत में। परमिशन जहांगीर ने दी। चलिए, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? मैंने अभी बताया था, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि 1765 में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की थी अंग्रेजों से, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 क्षेत्रों की दीवानी इनको प्राप्त हुई अंग्रेजों को। चलिए, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? मुद्रण मशीन, है ना, पुर्तगालियों ने। मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने की थी। इंटरलोपर्स कौन थे? देखिए, इंटरलोपर्स किसे कहा जाता है? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे जो होते थे, जो समुद्र में लूटपाट का काम करते थे, उनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। इंटरलोपर्स कहा जाता था। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है सन 1600 ईस्वी में। कब हुई है? सन 1600 ईस्वी में। और उस समय भारत के बादशाह थे बादशाह अकबर, है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को दिया? 1954 में कितनी फ्रांसीसी बस्तियां थी? जैसे पौंडीचेरी, है ना, पुडुचेरी किसके अंडर में था? फ्रांसीसियों के अंडर में था। ठीक, तो 1954 में फ्रांस की सरकार ने भारत के जितने उपनिवेश थे फ्रांसीसी, वो सब भारत सरकार को सौंप दिए। ठीक, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? तो याद रखिएगा, वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवाश का युद्ध 1760 में हुआ। ठीक, वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों के बीच में, जहां तक मुझे लगता है, ऐसा हुआ था। चलिए, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू। वैदिक सभ्यता में जो जीवन भर, ये देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, तो वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहते हैं अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। क्या था? सोमरस। वही जो आज के टाइम में हम मदिरा कहते हैं जिसको, अब उसको मदिरा कह लो या सोमरस कह लो। ठीक, हालांकि आज वाली मदिरा नहीं है वो, है ना। चलिए, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। चलिए, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन एवं कृषि। बता रखा है आपको, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन और कृषि। 16 महाजनपदों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक, मगध जनपद की राजधानी कहां थी? मैंने अभी बताया था, मगध जनपद की पहली राजधानी राजगृह थी। क्या थी? राजगृह।
और उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया, वही आज का पटना है। क्या है? पटना, बिहार में। गांधार जनपद की राजधानी कहां हुआ करती थी? तो गांधार तक्षशिला में हुआ करती थी। कहां पर? तक्षशिला में हुआ करती थी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीन तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव हैं, और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में है। कहां है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, और जैन धर्म के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, ऋषभदेव। ठीक, हालांकि महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक, चलिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। चलिए, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहां हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, याद रखिए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। ठीक, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, गलत पढ़ रहे हो। कुंडग्राम वैशाली महावीर के जन्म स्थान है। वो क्या है? महावीर का जन्म स्थान है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल। ठीक, जामिल है ना। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहते थे। क्या कहते थे? निर्ग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को कहते थे निर्ग्रंथ। ठीक, प्रथम जैन संगीत कहां हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम जैन संगीत ही पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र। और प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह। ठीक, चलिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, देखिए त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के हैं। कि कहां के हैं? जैन धर्म के हैं, त्रिरत्न। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कल मैंने बताया था एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। और शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, है ना। शाक्य गणराज्य के ये राजकुमार थे। ठीक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र, तो पत्नी यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? देखिए, कहते तो उसको बोधि वृक्ष है, ठीक, लेकिन वो असलियत में पीपल का पेड़ है। किसका पेड़ है? पीपल का पेड़। निरंजना नदी के तट पर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अरे बहुत पहले का है, ईसा पूर्व है ये, मतलब उस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था जब बौद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु एग्जैक्ट नहीं आते। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। ठीक, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। ठीक, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, याद रखिएगा। AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। और भारत में पहला समाचार पत्र इन्होंने ही शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा? हीनयान और महायान। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। चलिए, लोदी वंश का अंतिम शासक, देखिए वही बाबर से इसका युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी, बाबर से युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। और लोदी वंश का इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे विरोध
हुए थे। ठीक, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने बताया कुल। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, कई विश्व मिलकर जन बनाते थे, है ना। चलिए, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो देखिए, नौसेना चोल के पास थी। किसके? चोलों के पास। चोल वंश का नाम है। चोल, चेर, पांड्य, ये वंशों के नाम है। किसके नाम है? वंशों के नाम। तो हालांकि नौसेना बाद में बहुत सारे लोगों के पास भी हुई। ठीक, टीपू सुल्तान के पास भी अपनी एक नौसेना थी, लेकिन उससे बहुत पहले चोलों के पास अपनी एक शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य है। संकीर्तन, कीर्तन करना। ठीक, चैतन्य प्रभु प्रसिद्ध भक्ति संत थे, है ना। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत चैतन्य प्रभु, वही चैतन्य। ठीक, तो संकीर्तन प्रथा किसने शुरू की? चैतन्य ने शुरू की। किसने शुरू की? चैतन्य ने शुरू की। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सर्वोत्कृष्ट चरम सीमा पर था, है ना। और औरंगजेब के बाद ही मुगल साम्राज्य का विघटन भी शुरू होता है। ठीक, हाँ, शहीद आजम उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं। ठीक, शहीद आजम कहा गया है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा अब विकल्प में भगत सिंह दे देगा, लेकिन आप लोगों ने पिक्चरों में देखा है, बहुत सारे टीवी सीरियलों में इधर उधर, तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है। हसरत मोहानी ने दिया है। किसने दिया है? हसरत मोहानी ने दिया है इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक जी का है। ठीक, और करो या मरो गांधी जी का है। करो या मरो गांधी जी का है। ठीक, चलिए, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा है। भगत शहीद आजम तो भगत सिंह को ही कहा जाएगा, ये उपाधि है। क्या है? उपाधि है। ठीक, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किसकी मृत्यु हुई? तो याद रखिए, गरम दल के तीन प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। तो उसमें जो लाला लाजपत राय थे, जो गरम दल के प्रमुख नेता थे, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, चलिए, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक याद रखना सैयद अहमद, पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? मतलब उनकी मृत्यु कहां हुई? कुशीनारा या कुशीनगर? कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक, चलिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस के अधिवेशनों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर किसने भरतनाट्यम शिल्प जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। ठीक, भरतनाट्यम कहाँ है? हाँ, भरतनाट्यम जो शिल्प कला है वो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? चिदम्बरम में। ठीक, भगवान बुद्ध ने उपदेश देते हुए तो किस भाषा का प्रयोग किया? उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और ये दोनों आपको पहले से ही मालूम है, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। चलिए, ये सब भी आपको बता चुके हैं पहले ही। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के पत्नी और पुत्र का नाम। चलिए, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई? तो याद रखना, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुई थी। कहां हुई थी? राजगीर में। समझ में आया? कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार किसके स्मृति में बनवाया गया है, ये बताइए। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं बनवाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत प्रभावित था,
तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जबकि उसको पूरा करवाया उनके दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो याद रखना, लीलावती गणित से संबंधित पुस्तक है। किससे? गणित से संबंधित पुस्तक है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। किसने? राष्ट्रकूटों ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। देखिए, उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको अलग से चिन्हित किया गया है, जैसे उनका गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति संबोधि, ज्ञान प्राप्ति संबोधि। और मृत्यु जब उनकी हुई, जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में उनको उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक। चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनारा, देखिए वो गांव जो है कस्सप करके है। हाँ, तो 563। देखिए, हमने बताया था कि जो एसी और बीडी है ना, एसी और बीडी दो तरह से हम लिखते हैं। तो एडी और बीसी, सॉरी गलत उच्चारण कर रहे हैं, थोड़ा सा दिन भर पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं। एडी और बीसी, एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए, ईसा पूर्व और ईसवी दो तरह के सन आपको देखने को मिलते हैं। तो ईसवी वो सन है जो प्रथम वर्ष के कैलेंडर से शुरू हुआ। जब ईसा मसीह का जन्म होता है तो उसको पहला साल मनाया था। क्या मनाता है? पहला साल, वहीं से शुरू हुआ। ठीक। उसके पहले का जो समय है वो ईसवी पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व का समय घटते हुए क्रम में चलता है। कैसे चलता है? घटते हुए क्रम में चलता है ना। इसीलिए जन्म क्या 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। अब समझ में आया? चलिए, विक्रमादित्य के नाम पर चलता है, चंद्रगुप्त चक, अभी बता देंगे। ठीक। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीत 483 राजगृह। ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी। कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक, जिसको काकवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? काकवर्ण। ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? सबा कामी ने की थी। सबा कामी ने की थी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई कनिष्क के शासनकाल में? तो याद रखना, चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कुंडल वन में हुई, कश्मीर में। और ये कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? घनानंद। घनानंद। ठीक। चलिए,